हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे संस्कृत डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों का जबरदस्त हल 2016 से 2024 तक। आज हम सब करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें होंगे 2019 से 2024 तक के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दा धातु का लट लकार में रूप लिखिए। तो दा धातु मतलब देना, ठीक है। लट लकार मतलब वर्तमान काल में इसके रूप देखिए। प्रथम पुरुष ददाति एक वचन, दत्तः द्विवचन, ददति बहुवचन। मध्यम पुरुष ददासी एक वचन, दत्थः द्विवचन, दत्थ बहुवचन। उत्तम पुरुष देखो, ददामी एक वचन, दद्वः द्विवचन, दद्मः बहुवचन। आगे क्या है देखो, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हिंदी अर्थ देखिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सज्जनों, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं यानी भगवान हर युग में अवतार लूंगा। भाई क्या देखो, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए। तो सस्का कहेंगे खरगोश को, ठीक है। सस्का कहेंगे खरगोश को, द्राक्षा कहेंगे अंगूर को, बिरसवा कहेंगे बैल या सांड को, चिक्कोड़ा कहेंगे गिलहरी को। आगे क्या है, 1 से 10 तक की गिनतियों को संस्कृत में लिखिए। 1 को कहेंगे एकम, 2 को कहेंगे द्वय, 3 को कहेंगे त्रीणि, 4 को कहेंगे चत्वारि, 5 को कहेंगे पंच, 6 को कहेंगे षट, 7 को कहेंगे सप्त, 8 को कहेंगे अष्ट, 9 को कहेंगे नव, 10 को कहेंगे दश। अगला प्रश्न देखो, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता लिखिए। तो संस्कृत भाषा को अधिक सरल, रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग बहुत उपयोगी है। इनके प्रमुख उपयोग इस प्रकार हैं। देखो कौन कौन से उपयोग है श्रव्य और दृश्य सामग्री के। पहला है कठिन विषयों को सरल बनाना। चित्र, चार्ट, चलचित्र आदि से संधि, समास, रूप, प्रत्यय जैसे विषय आसानी से समझाए जा सकते हैं। और आगे क्या, सही उच्चारण सिखाना। टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ऑडियो वीडियो क्लिप से संस्कृत के स्वर, ध्वनि और श्लोकों का शुद्ध उच्चारण कराया जा सकता है। आगे है रुचि उत्पन्न करना। दृश्य श्रव्य साधनों से पढ़ाई नीरस ना होकर रोचक हो जाती है। और क्या है, स्मरण शक्ति बढ़ाना। चित्र और ध्वनि दोनों से विद्यार्थियों की स्मृति अधिक समय तक बनी रहती है। प्रत्यक्ष अनुभव कराना। चलचित्र और प्रोजेक्टर से विद्यार्थी विषय वस्तु को देखकर और सुनकर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। आगे क्या है, तत्सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग के प्रथमा द्वितीय विभूति के सभी वचनों में लिखिए। तो तत् वह स्त्रीलिंग, तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभूति में रूप लिखने हैं, ठीक। तो प्रथमा विभूति के रूप देखिए सा ते तहा, द्वितीय विभूति के रूप देखिए ताम ते तहा। तो हमसे सिर्फ क्या पूछा है, प्रथमा और द्वितीय विभूति के रूप। तो हम सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभूति के रूप ही एग्जाम में लिख के आएंगे, ठीक। बाकी अदर रूप ये हैं देखो। आगे क्या देखो, क्वेश्चन 18, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तो होगा अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। आगे क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कुत्र बससि। श्याम पैर से लंगड़ा है। श्यामः पादेन खंजः अस्ति। पेड़ से फल गिरते हैं। वृक्षात फलानि पतन्ति। अब देखो आए 2021 पे, संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए लट लकार प्रथम पुरुष में 4 वाक्य संस्कृत में लिखिए। लट लकार मतलब वर्तमान काल। छात्रः पाठम पठति, छात्र पाठ पढ़ता है।
छात्रो पाठम पठता, दो छात्र पाठ पढ़ते हैं। छात्राः पाठम पठन्ति, बहुत से छात्र पाठ पढ़ते हैं। बालकाः विद्यालय गच्छन्ति, बहुत से बालक विद्यालय जाते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए 4 वाक्य। आप चाहे तो अपनी तरफ से बनाकर और कोई भी लिख सकते हैं एग्जाम में। आगे क्या है, अस्मद शब्द का रूप प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी व सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। कौन कौन से, देखो अस्मद माने मैं, कौन कौन सी विभक्तियाँ पूछी हैं? प्रथमा पूछी है, ठीक है, और कौन सी पूछी है? तृतीया पूछी है, और कौन सी, और चतुर्थी पूछी है, ठीक है, और क्या पूछी है? सप्तमी। तो हम सिर्फ यही 4 ही विभक्ति लिख के आएंगे, बाकी सब छोड़ के आएंगे। ठीक, प्रथमा विभक्ति में देखिए एक वचन अहम आवाम वयम, ठीक है, और तृतीय विभक्ति मया आवाव्याम अस्माभि, चतुर्थी विभक्ति मह्यम आवाम अस्मभ्यम, सप्तमी विभक्ति मई आवयोः अस्मासु। ठीक है, आगे क्या है, 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत पुल्लिंग में शब्द में लिखिए। तो पुल्लिंग शब्द में देखिए 1 से कहाँ तक लिखिए? 10 तक। तो 1 द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव 10। आगे क्या है, अधोलिखित श्लोक का अर्थ बताइए। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिन पंचलक्षणम। हिंदी अर्थ देखिए, विद्यार्थी को कौवे के समान चेष्टा मतलब सदैव सक्रिय और परिश्रमी, बगुले के समान ध्यान वाला मतलब एकाग्रचित्त, कुत्ते के समान नींद वाला मतलब थोड़ी और सजग नींद, अल्प आहार मतलब कम खाने वाला, ठीक है, और क्या गृह त्यागी होना चाहिए। गृह त्यागी मतलब उसे ज़्यादा मोह माया नहीं होना चाहिए, अपने उसे गोल पर फोकस करना चाहिए। यही विद्यार्थी के 5 लक्षण माने गए हैं। अनुकरण वाचन के उद्देश्य बताइए। तो अनुकरण वाचन के उद्देश्य, अनुकरण वाचन का अर्थ है विद्यार्थी द्वारा शिक्षक के आदर्श वाचन का अनुकरण करना। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। तो कौन कौन से उद्देश्य हैं? सही उच्चारण कराना, विद्यार्थी शिक्षक के पढ़ने की शैली का अनुकरण करके शुद्ध उच्चारण सीखते हैं। और दूसरा क्या है, स्वर लय और गति का अभ्यास, संस्कृत या हिंदी पाठ को उचित स्वर लय और गति से पढ़ने की क्षमता विकसित होती है। कैसे? अनुकरण वाचन से। और आगे क्या है, पाठ को रोचक बनाना, अनुकरण द्वारा विद्यार्थी पाठ पढ़ने की रुचि और आनंद उत्पन्न होता है किनमें? विद्यार्थियों में। स्मरण शक्ति बढ़ाना, बार बार अनुकरण वाचन से पाठ जल्दी याद हो जाता है। आगे क्या है, आत्मविश्वास का विकास, जब विद्यार्थी शिक्षक का अनुसरण करके सही ढंग से पढ़ते हैं तो उनमें आत्मविश्वास आता है। आगे क्या है, पठन कौशल की दृढ़ता, विद्यार्थी धीरे धीरे स्वयं भी बिना शिक्षक के सहारे शुद्ध वाचन करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो देखो, तुम पढ़ते हो, क्या है पहला? तुम पढ़ते हो, इसका होगा त्वम पठसि। आगे है हम दोनों जाते हैं, इसका होगा आवाम गच्छावः। आगे है मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, इसका होगा अहम प्रतिदिनम क्रीडामि। इसका है वे सब बाजार गए, इसका होगा ते सर्वे विपणिम अगच्छन्, बाजार को कहते हैं विपणिम। आई क्या है, लंग लकार किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? 2 उदाहरण लिखिए। तो लंग लकार संस्कृत व्याकरण में भूतकाल पास्ट टेंस को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसे सामान्यतः अनद्यतन भूतकाल बीते हुए समय भी कहा जाता है। 2 उदाहरण देखो कौन कौन से हैं। कृषकः वनम अगच्छत्, किसान बन गया। बालकः पाठम अपठत्, लड़के ने पाठ पढ़ा या बालक ने पाठ पढ़ा। आगे क्या है, 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। 1 एकम, 2 द्वय, 3 त्रीणि, 4 चत्वारि, 5 पंच, 6 षट्, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 10। आगे क्या है, संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए।
तो संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख इस प्रकार है। कौन कौन सी विधियां हैं संस्कृत शिक्षण की? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। क्या है प्रत्यक्ष विधि? ठीक है, क्या है प्रत्यक्ष विधि? इस विधि में बच्चों को संस्कृत बोलकर, सुनाकर और दिखाकर सिखाया जाता है। जैसे ऐसा फल का अस्ति कहकर साथ में किताब दिखाना। इससे बच्चे सीधे भाषा को अनुभव करते हैं और जल्दी सीखते हैं। संवाद विधि क्या है? कन्वर्जेशन मेथड। इस विधि में उत्तर, प्रश्न और उत्तर और बातचीत के माध्यम से संस्कृत सिखाई जाती है। जैसे शिक्षक पूछे भवान कुत्र गच्छन्ति, तो बच्चा बोले अहम विद्यालयम गच्छामि। इससे बोलने की आदत बनती है। आगे क्या है? श्रव्य दृश्य विधि, ऑडियो विजुअल मेथड। इस विधि में चित्र, कहानी, गीत, नाटक और वीडियो का प्रयोग किया जाता है। बच्चे देख सुनकर संस्कृत को आसानी से समझते हैं और याद रखते हैं। आगे क्या है? पाठ्य पुस्तक विधि, टेक्स्ट बुक मेथड। इसको बच्चे आसानी से पाठ, कहानियाँ और कविताएं पढ़ाकर अभ्यास कराया जाता है। इसमें पढ़ने और लिखने और व्याकरण की नींव मजबूत होती है। किससे? पाठ्य पुस्तक से। आगे है धातु से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो संस्कृत व्याकरण में धातु वह मूल रूप है जिससे शब्दों की रचना होती है। धातु को भाषा की जड़ या बीज कहा जाता है क्योंकि इन्हीं से क्रियाएं, संज्ञाएं और विशेषण बनते हैं। धातु का अपना कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे गम धातु का अर्थ है जाना, पा धातु का अर्थ है पीना। देखो गम यानी जाना धातु से क्या बनाए? सहा गच्छति। पा पीना धातु से क्या बनाए? सहा जलम पिबति। और क्या है? संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो संस्कृत वर्णमाला की हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर को कहते हैं अच, क्योंकि अच प्रत्याहार में आते हैं सारे स्वर। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना भी बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 है। 13 देखो, ह्रस्वर आ ई उ री लिरी, दीर्घ स्वर आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है। और व्यंजन कौन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से बिना नहीं किया जा सकता, ठीक है, उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह लगाते हैं। संस्कृत भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। कौन कौन सी 33 है? देखो का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, जा, अ, टा, ठा, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, र, ल, व, श, स, ह। नोट देखो, अयोग भाग कितने होते हैं? 4 संस्कृत में, अंग और आहा। इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। ये ना ही स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। और क्या होते हैं संस्कृत में? जिह्वा मूलीय और उपदमानियां। ये आधे पा और फा की तरह दिखते हैं। किन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए। कौन कौन से 4 स्वर हैं? अमृत फलम मतलब नाशपाती, आम्रम मतलब आम, द्राक्षा मतलब अंगूर, दाड़िमम मतलब अनार। है क्या है? संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप के महत्व को दर्शाइए। महत्व देखो क्या है? संस्कृत पढ़ाने में ऑडियो वीडियो क्लिप का महत्व। पहला क्या महत्व है? सही उच्चारण सीखने में मदद। ऑडियो क्लिप सुनकर बच्चे संस्कृत शब्दों और श्लोकों को ठीक से बोलना सीख जाते हैं। और दूसरा क्या महत्व है? देखकर समझना आसान होता है। क्या? देखकर समझना आसान होता है। ठीक है, चलो देखो इसका क्या है आगे। वीडियो में चित्र और दृश्य होते हैं इसलिए कठिन बातें भी आसानी से समझ में आती हैं। और अगला महत्व, पढ़ाई रोचक बनती है। रोचक कैसे बनती है पढ़ाई? पढ़ाई रोचक बनती है, वीडियो देखकर पढ़ाई मज़ेदार और दिलचस्प लगती है। ठीक है, याद रखना आसान होता है, सुनने और देखने में चीज़ें जल्दी आसान हो जाती हैं, भाषा का अभ्यास होता है,
बच्चे संस्कृत को केवल पढ़ते ही नहीं बल्कि बोलकर भी सीखते हैं। आगे देखो, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क्या है अनुवाद देखो, बालक हंसता है, बालका हसति, शीला ने पुस्तक पढ़ी, शीला पुस्तकम आपठत, पत्ते गिरते हैं, पत्राणि पतंती, बंदर दौड़ेंगे, वानरः धाविष्यन्ति। आगे क्या है, 2023 के प्रश्न, 5 से 15 तक की गिनती संस्कृत में लिखिए। 5 पंच 6 षट 7 सप्त 8 अष्ट 9 नव 10 10 11 एकादश 12 द्वादश 13 त्रयोदश 14 चतुर्दश 15 पंचदश। आए क्या है, संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों को लिखिए। तो माहेश्वर सूत्र कौन से हैं, महादेव के डमरू से उत्पन्न और महर्षि पाणि द्वारा अष्टाध्यायी में संकलित 14 माहेश्वर सूत्र इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, आयु ऋण ऋण एयौड़ औच है व्रत लड़ यमंगणनम झभय घटधस जब गढ़दस खप छटट चटतौ कपय सकसर हल। आगे क्या है, संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखिए। तो कौन कौन से 5 वाक्य हैं देखो, आप चाहे तो कोई भी लिख सकते हैं अपने आप बना के। संस्कृत भाषाया महत्व विषय पंच संस्कृत वाक्यानि। कौन कौन से वाक्य हैं, संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। वेद पुराण उपनिषद आदि ग्रंथ संस्कृत एव संति, वेद पुराण उपनिषद आदि ग्रंथ संस्कृत में हैं। संस्कृतम व्याकरणेन अतीव समृद्ध वैज्ञानिकी च भाषा अस्ति, संस्कृत की व्याकरण बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है और वैज्ञानिक भाषा है। अनेकाः भारतीय भाषाः संस्कृतात् एव उत्पन्नः, अनेक भारतीय भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं। संस्कृतम भारतीय संस्कृत मूलाधारा अस्ति, संस्कृत भारतीय संस्कृति की मूलाधार है। आगे क्या है, संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख इस प्रकार है। कौन कौन सी विधियां हैं देखो, प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड, इस विधि में बच्चों को संस्कृत बोलकर सुनाकर और दिखाकर सिखाया जाता है। जैसे ऐसा फल का हस्ती कहकर साथ में किताब दिखाना, इससे बच्चे सीधे भाषा को अनुभव करते हैं और जल्दी सीखते हैं। आगे है हमारी संवाद विधि मतलब कन्वर्जेशन मेथड, इस विधि में प्रश्न उत्तर और बातचीत के माध्यम से संस्कृत सिखाई जाती है। जैसे शिक्षक पूछे भवान कुत्र गच्छति, तो बच्चा बोलेगा अहम विद्यालयम गच्छामि, इससे बोलने की आदत बनती है। आगे कौन सी विधि है देखो, श्रव्य दृश्य विधि ऑडियो विजुअल मेथड, इस विधि में चित्र कहानी गीत नाटक और वीडियो का प्रयोग किया जाता है। बच्चे देखकर सुनकर संस्कृत को आसानी से समझते हैं और याद रखते हैं। आगे क्या है, पाठ्य पुस्तक विधि टेक्स्ट बुक मेथड, इसमें बच्चों को आसान पाठ कहानियाँ और कविताएं पढ़ाकर अभ्यास कराया जाता है। इससे बच्चे लिखने और व्याकरण की नींव मजबूत होती है। ठीक है, आगे है अनुकरण वाचन एवं शाश्वर वाचन से आप क्या समझते हैं। तो अनुकरण वाचन देखो क्या है, अनुकरण वाचन का अर्थ है शिक्षक या किसी अच्छे वाचक के पढ़ने का अनुसरण करना। इसमें विद्यार्थी उसी तरह पढ़ता है जैसे शिक्षक पढ़ता है। यह विधि बच्चों को सही उच्चारण लय और पढ़ने की सही आदत सिखाती है। अनुकरण वाचन से बच्चा धीरे धीरे स्वयं भी शुद्ध और स्पष्ट रूप से पाठ पढ़ने में सक्षम हो जाता है। और सस्वर वाचन क्या है, शाश्वर वाचन का अर्थ है शब्दों को जोर से और स्पष्ट रूप से पढ़ना। इसमें बच्चे अपने पढ़े हुए पाठ को जोर से बोलते हैं ताकि उच्चारण और शब्दों की स्पष्टता सही रहे। यह विधि बच्चों को सुनने और बोलने में निपुण बनाती है। शाश्वर वाचन से बच्चा अपने वाचन कौशल को मजबूत करता है और आत्मविश्वासी बनता है। आगे देखो, संस्कृत में लिंग के भेदों को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग वह लिंग है जो पुरुष प्राणी या पुरुषार्थी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें पुरुषों, जीवित पुरुष प्राणियों
और कुछ विशेष वस्तुओं का समावेश होता है, जैसे राजा, गुरु, सिंह। पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग वाक्यों में पुरुष के रूप में होता है। आगे है स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग वह लिंग है जो स्त्री प्राणी या स्त्रीलिंग वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें महिलाएं, जीवित स्त्री प्राणी और स्त्रीलिंग वस्तुएं शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए गंगा, वधु, सीता। स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग वाक्यों में महिला के रूप में होता है। आगे है नपुंसकलिंग। ठीक, क्या है हमारा नपुंसक लिंग। तो देखो नपुंसक लिंग क्या है। नपुंसक लिंग वह लिंग है जो ना तो पुरुष होता है और ना ही स्त्री। यह अधिकतर निर्जीव वस्तुओं, अमूर्त शब्दों और कुछ सामान्य वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे फलम, पुस्तकम, सौंदर्यम। नपुंसक लिंग वाक्यों में निर्जीव वस्तुओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आगे देखो क्या है। निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। गणेशाय मोदकः रोचते। गुरु को नमस्कार है। गुरुवे नमः। राम पढ़ने के लिए काफी जाता है। रामः पठितुम काशीम गच्छति। आज क्या है। श्याम पिता के साथ गया। श्यामः पित्रा सह अगच्छत। अब आते हैं 2024 पर। भाववाचक संज्ञा को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा की देखो परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, अवस्था, दशा या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें किसी वस्तु का नाम नहीं होता बल्कि उसके गुण या भाव के संकेत मिलते हैं, जैसे सौंदर्यम, ज्ञानम, शौर्यम, यौवनम, सुखम, दुखम। ठीक है, ये सारे भाववाचक संज्ञा जो भाव को दर्शाते हैं। आगे क्या है। क्री धातु के लंग लकार के तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों में रूप लिखिए। क्री धातु मतलब करना, लंग लकार मतलब भूतकाल। देखो प्रथम पुरुष क्री धातु। अकरोत एक वचन, अकुरुताम द्विवचन, अकुर्वन बहुवचन। मध्यम पुरुष अकरहो एक वचन, अकुरुतम द्विवचन, अकुरुत बहुवचन। उत्तम पुरुष देखो अकर्वम एक वचन, अकुर्व द्विवचन, अकुर्म बहुवचन। आगे क्या है। संस्कृत भाषा में व्याकरण के ज्ञान का क्या महत्व है। तो संस्कृत भाषा के अध्ययन में व्याकरण का महत्व बहुत अधिक है। यह भाषा को शुद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करने की कला सिखाता है। संस्कृत व्याकरण शिक्षण के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं। शुद्ध भाषा का ज्ञान देना। विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा के शब्द, वाक्य रूप एवं धातु का शुद्ध प्रयोग सिखाना संस्कृत भाषा का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है। उच्चारण की शुद्धता। संस्कृत के स्वर, व्यंजन तथा संधि समास आदि का उच्चारण सही करना। आगे क्या है। लेखन कौशल का विकास। शुद्ध लेखन, वाक्य रचना और अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न करना। आगे क्या है देखो। भाषा की संरचना का ज्ञान। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि पदों तथा उनके लिंग, वचन, कारक, लकार आदि का व्यवस्थित ज्ञान। आगे क्या है। अनुवाद क्षमता का विकास। तो संस्कृत से हिंदी अथवा हिंदी से संस्कृत में सरल अनुवाद करने की योग्यता विकसित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता इस प्रकार है। अध्ययन सामग्री की सरलता से उपलब्धता। तो इंटरनेट से क्या होता है। इंटरनेट के माध्यम से संस्कृत के ग्रंथ, ई पुस्तकें, शब्दकोश, शोध पत्र और व्याकरण संबंधी सामग्री सरलता से प्राप्त हो जाती है। विद्यार्थी कहीं से भी अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा लाभ क्या है देखो, उपयोगिता क्या है इंटरनेट की। श्रवण, वाचन और उच्चारण अभ्यास। ऑनलाइन ऑडियो, वीडियो साधनों से संस्कृत श्लोकों का शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं श्रवण अभ्यास करना आसान हो जाता है। इससे भाषा ज्ञान व्यवहारिक रूप में विकसित होता है। और अगला क्या है देखो लाभ इंटरनेट से। ऑनलाइन शिक्षण व संवाद। इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं, वेबिनार, ऐप्स तथा यूट्यूब चैनल उपलब्ध हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थी संस्कृत शिक्षक और विशेषज्ञों से प्रत्यक्ष संवाद कर सकता है। आगे क्या है।
प्रचार प्रसार और वैश्विक उपयोगिता। इंटरनेट ने संस्कृत भाषा को विश्व स्तर पर पहुंचाया है। विभिन्न देशों के लोग ऑनलाइन माध्यम से संस्कृत सीख रहे हैं, जिससे संस्कृत का प्रचार प्रसार और महत्व बहुत ही बड़ा है। आगे क्या है? अधोलिखित वाक्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो हरि को नमस्कार है, हरये नमः। वह घर जाती है, सा गृहम गच्छति। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। आगे क्या है? अधोलिखित श्लोक का हिंदी में भावार्थ लिखिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। भावार्थ देखो क्या है इसका। भावार्थ हिंदी में, जो व्यक्ति हमेशा बड़ों का आदर करता है और नित्य वृद्धजनों की सेवा करता है, उसके जीवन में चार चीजें बढ़ती रहती हैं। क्या चार चीजें बढ़ती हैं? आयु मतलब लंबी उम्र, विद्या मतलब ज्ञान, यश मतलब प्रतिष्ठा, बल मतलब शक्ति। आगे क्या है? संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो क्या है आदर्श वाचन? जब शिक्षक किसी पाठ या कविता को शुद्ध उच्चारण, उचित गति, स्वर ठहराव और भाव के साथ स्वयं पढ़कर सुनाता है, तो इसे आदर्श वाचन कहते हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सही ढंग से पढ़ने की पद्धति सिखाना है, ताकि वे उससे प्रेरित होकर ठीक प्रकार से पढ़ना सीख सके। उदाहरण देखो, शिक्षक कविता को भावपूर्वक बड़े ही प्रेम से ढंग से पढ़कर दिखाता है, ताकि छात्र उसी शैली में पढ़ना सीख सके। तो आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। हमने संस्कृत के सभी लघु उत्तरीय भी प्रश्न भी कर लिए हैं, अति लघु भी कर लिए हैं और बहुविकल्पीय भी कर लिए हैं। तुम्हारा सभी बाकी हो गया हमारे संस्कृत के। आज जिसने भी नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। जय हिंद।